गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, आज 27 फरवरी है और ये बात भारत कभी नहीं भूलेगा। ठीक 2 साल पहले अफवाज पाकिस्तान ने यह साबित किया कि किसी ने भी हमारी खुद मुख्तारी पर हमला करने की कोशिश की तो चाय भी पिलाएंगे और घर तक छोड़कर भी आएंगे। क्या ये सबक काफी है या भारत दोबारा भी किसी एडवेंचर का सोच सकता है? दूसरी जानिब मुल्की सियासी मंजरनामे पर सेनेट इलेक्शन छाए हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को सरप्राइज करने के दावे करते हैं, मगर 3 मार्च को किसका दावा सच साबित होगा और किसके लिए मुश्किल पैदा होगी, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और आखिर में बात होगी 1 मार्च को खुलने वाले तालीमी इदारों की। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी आज के पैनल का हिस्सा है, मोना आलम और नसीम सिद्दीकी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मुल्की दिफा के तारीख साज दिन को 2 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। आज भी दिन की मुनासबत से वजीर आजम और फौजी क़यादत की जानिब से पैगाम दिया गया है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। क्या भारत दोबारा भी ऐसा करने का सोच सकता है या ऐसा कर सकता है? ये सवाल अपने पैनल के सामने रख रहे हैं। अमजद शेख साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि भारत कभी दोबारा मिस एडवेंचर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें 2 सूरतें हैं। एक तो मोदी जो कि मिस एडवेंचर्स का या इस तरह की कार्रवाइयां हरकतें करने का माहिर भी है और उसकी आइडियोलॉजी है और उसका पॉलिटिकल कैरियर भी इसी चीज पे बिल्ड किया उसने। एंटी पाकिस्तान, एंटी मुसलमान और पाकिस्तान पैशिंग, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से उसने अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्ड किया। और अगर वो पाकिस्तान की तरफ नरमी दिखाता है या उसको दोबारा इलेक्शन या कोई अपनी मुश्किल आती है और उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए हिंदू मेजॉरिटी की, तो वही आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको रिवाइव करने की जरूरत होगी और वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा जिससे उसकी पजीराई होगी। दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा इशू है उसका, वो ये है कि इस वक्त वो चाइना के खिलाफ फंसा हुआ है और उसके लीडर्स, उसकी अपनी मिलिट्री लीडरशिप ये कह रही है कि भारत आज 2 फ्रंट वॉर का उसको खतरा है। लिहाजा उनको माहिरीन वगैरह ये उनको दे रहे हैं मशवरा ये दे रहे हैं कि आप कम से कम पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएं और एक साइड पे अमन रखें ताकि आप चाइना की तरफ तवज्जो दे सकें। और चाइना का इशू ऐसा है कि उसके ऊपर उनको पूरी दुनिया से, मगरबी दुनिया सारी उनको सपोर्ट कर देगी, लेकिन पाकिस्तान के अगर साथ मसला होता है तो शायद उनको उतनी खुल के अमेरिका वगैरह से सपोर्ट ना मिले। लिहाजा ये एक ऑप्शन उन्होंने रखी है। अब ये ऑप्शन जो है ये देर पार नहीं हो सकती, इस वजह से कि अगर ये मोदी अपना स्टांस छोड़े तो पब्लिक इतनी इंट्रिकेसीज को नहीं समझती, इसका पॉलिटिकल कैरियर बैठ जाएगा। लिहाजा ये वक्ती तौर पे कुछ न कुछ करेंगे कि पाकिस्तान जैसे अभी LOC के ऊपर अमन की बात हुई, ये वही भारत है, वही 2003 का पहले भी एग्रीमेंट या मुआहदा वो मौजूद था। 2014 तक वो तकरीबन ठीक ही था, चल ही रहा था, लेकिन 2014 के बाद मोदी ने आने के बाद फिर धड़ाधड़ वायलेशन शुरू कर दी, तो इसलिए तवक्को नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को गुफ्तगू नेगोशिएशन वगैरह के चक्कर में उलझाने के लिए अमेरिका भी दबाव डालेगा और भारत भी कुछ न कुछ नरमी दिखाएगा, लेकिन ये वक्ती चीज है और हमें इस ट्रैप में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बातचीत तो हो सकती है जब आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया हो। आप 5 अगस्त वाली पुरानी पोजीशन पे आ जाएं तो फिर कोई बातचीत का सोच भी सकता है, तो इन हालात में वो भी नहीं होना। अब चूंकि पाकिस्तान के लीडर्स कह रहे हैं बार बार कि हम अमन चाहते हैं, तो ठीक है, अमन की जो ख्वाहिश है वो यकतरफा नहीं होती। ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है इसमें भारत के ऊपर 100% आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ उन्होंने कहा कि जनाब अब LOC वगैरह कौन रखी जाएगी, ये डिसेप्शन भी हो सकती है। और आपने कहा था कि क्या दोबारा ये कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपके वो नेचुरली वो चाहेंगे जो सोल्यूशन आगे बने वो उनके लिए सूटेबल हो, लेकिन अगर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 बहाल नहीं करते, इसका मतलब उसकी नीयत फिर दुरुस्त नहीं है, तो मामला फिर वहीं जा सकते हैं। ठीक है, मुजाहिद बरेलवी साहब, क्या भारत दोबारा मिस एडवेंचर कर सकता है? अभी तो मेरे ख्याल है लोग जो है भारत के साथ, ये हमजा साहब की तकरीर हो रही थी और
सेनेट, वैसे सबकी नज़रें उस तरफ हैं और जनरल साहब क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट भी है और पूरे पस मंज़र के साथ जानते हैं, इसलिए उन्होंने इतनी मरबूत गुफ्तगू इस इशू पर कर दी है जिसमें मेरे लिए इजाफा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान, हमारे यहाँ भी बड़े पॉलिटिकली बड़े मसाइल हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल सतह पे लड़ाइयाँ अभी तक हो रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, कुछ वज़ीरिस्तान वगैरह में हो रहा है, कुछ बलूचिस्तान में दहशतगर्द कर रहे हैं और उसके भी पीछे सबको पता है कि सॉरी टू से काबुल जिनको हम लोगों ने पनाह दी लाखों महाजरीन को, वो बरास्ता इंडिया हमारे यहाँ मदाखलत कर रहे हैं। और जो आज आप दिन की मुनासबत से कह रही थी वो पाकिस्तान की बड़ी अखलाकी फ़तह है। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि ये हिंदुस्तान ने कोई खुशी नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज़ फायर इसलिए तस्लीम किया है कि इस वक्त वहाँ पर जो एक सिखों की एक बहुत बड़ा एक बार फिर जो कुछ हो रहा है, फिर कश्मीर ऐसा इशू है, तो जो चालाक मोदी जो है वो ये समझता है कि ये मौका ऐसा है कि कहीं मैं पाकिस्तान का महाज ना खोलूँ, तो उनकी तरफ से ये एक मेरे ख्याल में एक ये जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और जैसे मैंने कहा ना कि ये वाला जो आज का दिन हमेशा भारत को ये याद दिलाता रहेगा और सारी दुनिया को ये पैगाम भी जाएगा कि भारत के दो चेहरे हैं, एक जिसमें नाम नेहाद जमहूरियत का और दूसरा मोदी का असल चेहरा जो सामने आया। सही, भारत के दो चेहरे हैं और इन दोनों को मद्देनजर रखकर आगे बढ़ना होगा। मोना, जो हालात हमारे सामने हैं, एक बयान, एक वीडियो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी अभिनंदन की, जिसमें उसने कहा कि कश्मीरियों के साथ जो कुछ किया जा रहा है उस पर हमें सोचना चाहिए। क्या हम ये समझें कि भारत को अकल आ जाएगी, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, वो जो अभिनंदन की वीडियो है वो देखें कि 2 साल जब हो गए हैं वाकये को, तो फिर उसके बाद वो रिलीज की है। ऑल्दो ये कि अभिनंदन बड़ा कहा जाता है भारत में कि हमारा हीरो है और उन्होंने बहुत हीरोइक काम किया था 27 फरवरी 2019 को, लेकिन आप देख लें कि जब से वो भारत वापस गए हैं ना उनका कोई भारत में एज सच कोई वेलकम हुआ, ना उनका कोई इंटरव्यू हुआ। वरना हमारा अगर कोई कौमी हीरो होता, जैसे कि भारत क्लेम करता है कि अभिनंदन उनके लिए उनके कौमी हीरो हैं, तो वो उनके इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज करते, उनको हर तरह से ऑनर करते। बड़ी ये मैं समझती हूँ कि गौर तलब बात है अगर हम सोचें कि कुछ भी नहीं भारत ने उनके लिए किया, तो हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। अच्छा, भारत जाहिर है मुझे लगता है उस तरह की कोई चीज करेगा तो नहीं, क्योंकि ये जो उनके लिए जिस किस्म की एम्बेरसमेंट बनी है और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो कि मजाक का सामना और जो एक लाफिंग स्टॉक बन गया है भारत, खासतौर पे उस वाकये के बाद जो 2 साल पहले हुआ, तो मुझे लगता है भारत वैसी चीज तो करेगा नहीं, लेकिन हाँ उसकी धमकी आपको रोज मिलती रहेगी। आपको रोज वहां पे गीदड़ भक्तियां सुनने में मिलेंगी कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। मतलब हमारे पास अगर कोई हमारे जहन में कोई भी फितूर आ जाए तो उसकी बुनियादों पर भी हम एयर स्ट्राइक करेंगे। तो ये इस किस्म की बातें आपको सुनने में मिलेंगी। मुझे लगता है उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। और बल्कि मैं तो थोड़ा सा इसमें इजाफा करूंगी, वेरी हैप्पी टू हियर मुजाहिद साहब ऑल्सो। अभी भी आप देखें सेनेट के लिए इलेक्शंस क्योंकि सर पर हैं तो वो माहौल काफी गर्म है, लेकिन मुझे लगता है हमारे सियासतदानों को थोड़ा सा इस वाकये की तरफ भी अपना कुछ तो ध्यान करना चाहिए ना। अभी हमजा साहब ने बहुत अच्छी बहुत जोशीली तकरीर की, मुझे अच्छा लगता अगर मैं कोई जिक्र 27 फरवरी 2019 का भी सुनती और इवन गवर्नमेंट की तरफ से किसी के मुंह से सुनती, क्योंकि ये तो बाइस कौम हमारे लिए एक बहुत फख्र की बात है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को हमें नहीं पसे पर्दा रखना चाहिए, पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए, नो मैटर व्हाट आर पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स आर। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे सुनने में कहीं नहीं आ रहा। बहुत हमारे लिए इतना बड़ा ऑनर हमने भारत जैसे मुल्क को, उनको रफेल डील आपको पता है वो तो काफी दफा कंसीड कर चुके हैं। मोदी साहब खुद कह चुके हैं कि अगर रफेल होते तो नतीजा कुछ और होता। उनकी इंडियन एयरफोर्स ने जब इस वाकये के बाद जो उन्होंने झूठे क्लेम किए थे, आपको याद होगा कि हमने दरख्त गिराए थे जो हमारे यहाँ केजी बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक किया और ये और वो, तो इस किस्म की बातें जब उन्होंने की थी, उनकी एयरफोर्स ने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको एब्रप्टली खत्म करनी पड़ी थी जब उनसे सहाफियों ने सवाल किए कि आपने कौन से लोगों को मारा है, कौन से आपने दहशतगर्द के कैंप्स मारे हैं, कोई उसके सबूत, कोई शवाहिद कुछ तो होंगे आपके पास। तो उन्होंने पूरा का पूरा पायलट पकड़ लिया। आप कह रहे हैं आपने 300 दहशतगर्द मार लिए, आपके दहशतगर्दों की एक अंगूठी भी आपके हाथ में लगी बतौर सबूत। तो इस किस्म की चीजें काफी मुझे लगता है भारत की जानिब से इस किस्म की चीजें की जाती हैं। और जिस वीडियो का जिक्र किया उसके बारे में भी भारतीय मीडिया कहता है कि इसे डिलीट कर दिया जाए या आगे ना फैले। तो इस किस्म की चीजें होती रहती हैं। सोहरावर्दी साहब, मोना ने भी बात की कि
मिस एडवेंचर भारत की जानिब से जो किया जाना है उसके लिए धमकियां तो जारी रहेंगी, धमकियां नहीं रुकेंगी। क्या जितनी आलमी सतह पर सुबकी हो चुकी है भारत की, क्या अब धमकियों का सिलसिला भी बंद नहीं हो जाना चाहिए? काफी कुछ एक्सपोज हो चुका है, काफी चीजें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि धमकियाँ नहीं हैं और हमें वहाँ से पोटेंशियल थ्रेट हर वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का और भारत से जंग का रहेगा। हमें उनको धमकियाँ समझ के इग्नोर नहीं कर सकते हम। और मैं समझता हूँ कि जो 2 साल पहले भारत के साथ हुआ है उसके बाद भारत का ये ख्याल है कि अगर उनके पास राफेल तैयारे होते तो वो उनके साथ ना होता। तो अब उनके पास राफेल तैयारे आ गए हैं तो मेरा ख्याल है वो दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अपना ये चाव भी वो उतारने की कोशिश करेंगे कि अगर राफेल तैयारे उनके पास हैं तो वो कुछ कर सकते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें अपनी एयरफोर्स को और मजबूत करना चाहिए। उनके तैयारों के मुकाबले के तैयारे हमें और ख़रीदने चाहिए, बनाने चाहिए, अपने दिफा को मजबूत करना चाहिए। हमने ठीक है एटम बम बनाया, वो एक डेटरेंस है, उसकी वजह से बड़ी जंग नहीं हो सकती। लेकिन इस तरह की भारत को जब पता है कि वो बड़ी जंग हमसे नहीं कर सकता तो वो अब शॉर्ट वॉर जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक्स कहता है उसकी तरफ उसकी स्ट्रेटजी है। और मैं नहीं समझता कि उसका कोई थ्रेट है, उसका बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि वो होगा, आइंदा भी होगा। ये आरजी फेज़ है सीज़ फायर, क्योंकि भारत कश्मीर में अपने हालात ठीक करना चाहता है, वहाँ वो हिंदुओं को आबाद करना चाहता है, वहाँ पे वो अपने हिंदू जो कश्मीरियों से ज़मीनें ख़रीद कर वहाँ की रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है। तो इसलिए वो सीज़ फायर कर रहा है। 370 कहाँ ख़त्म करना है? हमें 5 साल बाद वहाँ लगेगा कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और मुसलमानों की कम है और वहाँ की सारी ज़मीनें और सब कुछ जो हैं वो टाटा और बिरलास के पास चली जाएंगी। जो उनका अगला पोटेंशियल है जी टूरिज़्म के नाम पर, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो हिंदू इन्वेस्टमेंट हमें वहाँ नज़र आएगी। इसीलिए ये सीज़ फायर किया गया है। और उसके बाद मैं समझता हूँ जो ही ये फेज़ पूरा होगा भारत दोबारा, क्योंकि भारत अपना पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है उस पर से क्लेम ख़त्म करता है, ना हमारे साथ तनाज़ात ख़त्म करता है, ना फैटफ ख़त्म करता है, ना बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करता है। तो हम तो हालत जंग में हैं भारत के साथ। अगर हमारी LOC पे जंग नहीं हो रही तो हमारी बलूचिस्तान में हो रही है। अगर हमारी LOC पे सीज़ फायर है तो हमारी फैटफ में लड़ाई है, हमारी UN में लड़ाई है, माशी खारजी हर सतह पर हम भारत से लड़ रहे हैं। पोटेंशियल थ्रेट आपने कहा कि हर वक्त मौजूद रहेगा और हमें उससे डील करने के लिए स्ट्रेटजीज भी पहले से बनाना होंगी। नसीम सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलमा। आप ये देखें कि ये भारत जो है ये बड़ा ही काया किस्म का हमारा दुश्मन है। ये इसने इस वक्त जो LOC के ऊपर सीज़ फायर की है, इसके पीछे भी इसका कोई ना कोई प्लान होगा। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का जो है वो दुनिया में इतना चर्चा किया है कि ये कोई इस किस्म की हरकत नहीं कर पा रहे। जो आपने दोबारा हमले का पूछा है उसमें ये कोशिश तो ज़रूर करेगा, ये भारत बाज तो नहीं आएगा, लेकिन अब 1000 बार वो सोचेगा। क्योंकि 2 साल पहले 27 फरवरी को पाक फौज ने, पाक एयरफोर्स ने जिस तरह इनको जवाब दिया था, जिस तरह हमारे उस वक्त के DG ISPR ने कहा था कि हम इनको दिन के उजाले में सरप्राइज़ देंगे, हमने वाकई इनको सरप्राइज़ दिया। इनके 2 तैयारे भी गिराए, इनका एयरफोर्स का पायलट भी गिरफ्तार किया, फिर उसको चाय पिलाई और उसके बाद उनको वापस भी किया, जो कि एक बात बताता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वो अमन चाहता है। इसी की खातिर हमने जो है उनका पायलट वापस किया। तो भारत इन चीज़ों से बाज नहीं आ सकता। अभी बिल्कुल जैसे मेरे साथियों ने कहा, बात यही है कि गैलवान वैली में चाइना के साथ जो झड़प में इनको निदामत उठानी पड़ी है, हजीमत उठानी पड़ी है, उसकी वजह से ये काफ़ी बौखलाए हुए, क्योंकि इनके किसी भी हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। उसमें आप नेपाल को ले लें, आप उसमें पाकिस्तान को ले लें, चाइना को ले लें, तो हर जगह इनके खिलाफ जो है वो एक भारत के खिलाफ। और मोदी की जो स्ट्रेटजी है, दहशतगर्द तो ये पहले था, जो कुछ इसने गुजरात में किया था सारी दुनिया के सामने है। इसकी तो इवन अमेरिका में जो है पाबंदी लगी हुई थी इसके जाने पे। तो ये वही मेंटेलिटी लेके चल रहा है। ये शरारत ज़रूर करेगा, छुप छुप के वार करने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन इनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पास कितनी बड़ी फोर्स है, कितनी बड़ी ताकत है। ये बेशक राफेल से भी ज़्यादा ज़बरदस्त कोई तैयारे लेके आ जाएं, लेकिन जो पाक फ़ौज के जवानों के पास, पाक एयरफोर्स, पाक नेवी के जवानों के अंदर जो जज्बा है
वो जज्बा ये कहाँ से लाएंगे? उस जज्बे को जो है उस जज्बे को ये कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन भारत से खतरा आपके ख्याल में भी हमेशा मौजूद रहेगा। बहरहाल कौम के लिए एक अहम दिन है और कौम इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी कर रही है। अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को और सुखी का सामना करना पड़ा भारत को, एक बार वो सबके सामने है, एक मिसाल है। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है, वापस आकर सेनेट इलेक्शन से मुतालिक चहमगोइयों की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया उनके वक्त का। इस वक्त अतर काज़मी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू द शो अतर। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि सेनेट इलेक्शन करीब आ रहे हैं और सेनेट इलेक्शन के करीब आते ही हुकूमत, अपोजिशन समेत तमाम जमातों की सरगर्मियों में भी काफ़ी तेज़ी आ गई है। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने अराकीन को काबू करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे को बड़ी शिकस्त देने के दावे भी किए जा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि 3 मार्च को ज़्यादा मुश्किल किसके लिए हो सकती है? फोरम ओपन है। सोरवर्दी साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। देखिए, हमने पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट देखी है और हमने देखा है कि दोनों पार्टियों ने बज़ाहिर जो एक दूसरे को चोर कहती हैं, एक अभी आप हमजा शहबाज की तकरीर भी सुनवा रही थी और हुकूमती तर्जुमानों की तकारीर भी अगर सुन लें तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह बोलते हैं। और हमने देखा है पंजाब में दोनों ने आपस में बैठकर सीट एडजस्टमेंट करके सारे सेनेटर्स अनअपोज करा लिए हैं। अब अगर बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ तो तहरीक इंसाफ ने अपना एक ही सेनेट का टिकट जारी किया था जो विड्रॉ कर लिया है और अब्दुल कादिर ठेकेदार के लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। तो अभी केपी की हेडलाइंस भी ये थी कि वहाँ हुकूमत अपोजिशन से फिर मुज़ाकरात कर रही है कि आप 2 सीटें ले लें और हमारे साथ वही गेम खेल लें जो पंजाब में हमने नून लीग के साथ खेली है। लेकिन वहाँ चूँकि ज़रा मौलाना फजल रहमान है और तो इसलिए वो सीट एडजस्टमेंट ज़रा मुश्किल हो रही है। सिंध की सूरत हाल भी आपने देखा है कि तहरीक इंसाफ के अबड़ो साहब के हवाले से और फैसल वाडा साहब के हवाले से क्या है, तो ज़्यादा मुश्किल में तो मुझे तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इंतखाब से बचा जाए और अपोजिशन के साथ सीट एडजस्टमेंट करके मुकमुका करके और मुकमुका की सियासत हमें तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन के साथ सेनेट इंतखाबात में करती नज़र आ रही है। रह जाएगी सीट इस्लामाबाद की, जहाँ पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को फील्ड किया है हफीज़ शेख साहब के ख़िलाफ़। वो एक दिलचस्प मार्का है। एक तरफ हफीज़ शेख साहब हैं और वो सब के बहुत प्यारे हैं और इंडिस्पेंसिबल हैं पाकिस्तान में। जो पीपल्स पार्टी और जो बिलावल आज हफीज़ शेख साहब के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे थे, उन्हें IMF का नुमाइंदा कह रहे थे, वो उनकी हुकूमत के भी वज़ीर ख़जाना थे। तो पाकिस्तान के लिए तो हफीज़ शेख एक इंडिस्पेंसिबल पोजीशन में आ चुके हैं कि हुकूमत कोई भी हो, हफीज़ शेख के बगैर नहीं चल सकती। तो मुझे तो नहीं लगता कि सेनेट भी उनके बगैर चल सके। लेकिन बहरहाल एक कॉन्टेस्ट है। अगर हफीज़ शेख साहब जीत गए और उनके वोट कम हुए और गिलानी साहब के वोट ज़रा 2-4 ज़्यादा हो गए तो भी हुकूमत के लिए सुबकी होगी। अगर गिलानी साहब नहीं भी जीते और उनके वोट 1-2-3 बढ़ जाते हैं और हुकूमत के 2-3 वोट कम हो जाते हैं तो भी ये ख़तरे की घंटी होगी। तो मार्का तो सिर्फ इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है, बाकी तो सूबों से तहरीक इंसाफ ने मुकमका करना शुरू कर दिया। यानी असल जो मार्का है वो इस्लामाबाद में होगा। देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। अतर पीपल्स पार्टी ने MQM के लिए 2 नशिस्तों से अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवाने की भी ऑफर कर दी है। दूसरी जानिब KP में PDM और जमात इस्लामी में भी मामलात तय पा गए हैं। तो देखने में लगता ये है कि PDM की बॉडी लैंग्वेज भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और PDM ज़्यादा पुरएतमाद भी नज़र आ रही है। देखिए, सेनेट के इंतखाबात में जिससे पहले भी जिक्र हुआ कि पंजाब के अंदर जिसकी जितनी सीटें बनती थी वो सीटें उसको मिल गई। ये वो नहीं है कि किसी ने अपनी सीट किसी को दी है। उनके इतने ही मेंबर वहां से मुंतखब होने थे। अगर उनके अपने लोग उनको वोट करते तो बड़ा अच्छा एक तरीकाकार उन्होंने अपनाया है। और वही देखा जाए अगर मुल्क के दूसरे सूबों में भी ऐसा ही हो कि जिनकी जितना हक बनता है उसके मुताबिक उनको सीटें मिले, वोट ना बिकें। लेकिन जहां तक डेस्परेशन का ताल्लुक है, देखिए डेस्परेशन तो आपको इंतखाबात से पहले ही नजर आना शुरू हो गई थी। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब वो हैं जिनके खिलाफ मियां साहब खुद कोर्ट में गए, वहां पे किस किस्म की बातें हुई, उनको नाअहल करवाया गया। अब वो मुश्तरका उनके उम्मीदवार हैं।
तो पीडीएम की डेस्परेशन इस वक्त ना सिर्फ आपको सेनेट के इंतखाबात में नजर आती है, सेनेट के इंतखाबात से पहले जो पंजाब में हुआ कि इनकी दो सेफ सीटें हैं, वो सीटें जो ये हमेशा जीतते हैं, वहां पे पीटीआई के वोट बैंक में तकरीबन 100% इजाफा हुआ। तमाम तर महंगाई के बावजूद, तमाम तर मैनेजमेंट के बावजूद पीटीआई के वोट बैंक में पंजाब में इजाफा हुआ, जो यकीनन जो वहां की पीडीएम की सारी जमातें हैं उनके लिए लम्हा फिक्री है। और वही उनकी डेस्परेशन अब आपको सेनेट के इंतखाबात में भी नजर आ रही है। कोई एक जमात अगर आप कहें मुश्किल में तो इस वक्त देखें 2 खानदान हैं, वो 2 खानदान मुश्किल में रहेंगे जब तक वो मनी ट्रेल नहीं देंगे। बाकी जो मर्जी लोग कहते रहे, मसला ये है कि इस वक्त 2 खानदान मुश्किल में है, चाहे सेनेट का इंतखाब हो या कौमी असेंबली का इंतखाब हो, जब तक ये लोग अपने करप्शन के इल्जामात का जवाब नहीं देंगे तो ये मुश्किल में रहेंगे। मुश्किल 2 खानदानों के लिए वो चलते रहेंगे, आईनी चीजें तो इसी तरह चलती रहेंगी। ठीक है सरवर्दी साहब, आप वन लाइनर कमेंट ऐड कीजिएगा, उसके बाद में जनरल साहब की जानिब जाती हूँ। बस शेरी मदारी के भी हफीज शेख के खिलाफ जो ट्वीट्स हैं वो भी देख लिए जाएं तो वो भी सबके सामने हैं। आजकल बहुत वायरल हैं कि उन्होंने हफीज शेख साहब के बारे में 2013 में जो ट्वीट्स किए थे और दीगर पीटीआई के लोगों ने जो हफीज शेख के खिलाफ ट्वीट किए हुए हैं वो भी आजकल सब पढ़ रहे हैं बड़े ज़ौक़ और बड़े शौक़ से। ठीक है जनरल साहब, हुकूमत और इत्तेहादियों के वोट अगर कौमी असेंबली में देखे जाएं तो 180 बनते, ओपोजिशन और इत्तेहादियों के 160 बनते। अगर यूसुफ रजा गिलानी को बरतरी चाहिए अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर तो उनको मजीद 11 वोट दरकार होंगे, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए, यूसुफ गिलानी से हटके अगर आप देखें तो बुखार तो सबको चढ़ा हुआ है। बात कर रहे थे डेस्परेशन की, उसकी वजह यह है कि किसी भी जगह इखलाकियात नहीं है। बाज़ जगह मायूसी है कि पैसे का इस्तेमाल करना था वो हो नहीं सका क्योंकि जिन लोगों ने कमाई करनी थी वो शायद बाज़ लोगों पे रुक गई। दूसरी तरफ ये है कि जब आपका मिजाज और सोच ये हो कि आपने हर हालत में सेनेट में पहुंचना है या आपको इतनी सीटें लेनी है जो जी चाहे हो जाए और इखलाकियात का कोई उसमें दखल नहीं है, तो फिर डेस्परेशन तो सबके पास है। सब ये इसी काम पे लगे हुए। अभी मुजम्मिल मेरे दोस्त कह रहे थे शेरी मदारी की ट्वीट्स का, मैं मतलब अभी और अतर बात कर रहे थे इसकी ये मियां नवाज शरीफ साहब की कि उन्होंने यूसुफ गिलानी के बारे में कहा। ये सारा इसी तरह ही है। इसमें कोई यानी मायूसी होती है इंसान को देख के कि जिस वक्त आप मुखालफत में हैं तो आप दूसरे को उससे बुरा दुनिया में कोई कहती नहीं कि इससे ज्यादा बुरा कोई और भी है, और जैसे ही वो आपके साथ खड़ा हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो गया। ये सबका यही मामला है। तो नतीजा ये कि बात ठीक है कि सवाए यूसुफ गिलानी के बाकी सब जगहों पे तो इन्होंने अपने मामला सीधे करके तय करके तो अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन यहाँ पे यूसुफ गिलानी का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ प्रॉब्लम आएगी लाजमन। उसकी 2 बड़ी बुनियादी वजह है। एक तो ये कि जो हफीज शेख है उसकी कोई पॉलिटिकल रूट्स नहीं है, वो खुद किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि अपने वक्त में जहां जिस के साथ भी रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं रही है जिसको वो ये कह के दिखा दें कि जनाब मैंने तो फलां वक्त में लग के तो इकॉनमी बदल दी थी, या आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ये करके दिखा सकता हूं या दिखा दिया है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी वो शख्स जो है वो इतना नहीं। तो अगर बिल्कुल 100% पार्टी लॉयल्टी की वजह से लोगों ने वोट दे दिए तो वो जीत जाए, वरना मेरा ख्याल है उसका मुश्किल होगा। और यूसुफ गिलानी बावजूद इसके एक इंतहाई मुतनाज़ा किस्म की शख्सियत है, लेकिन बारसूरत तो उसकी पॉलिटिकल बैकिंग मौजूद है। सही। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, एक तरफ तो मरियम नवाज बड़े पुरएतमाद लहजे में कहती हैं कि हो सकता है हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पेश ही ना आए, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने डस्का इलेक्शन में जो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इन 2 बातों का क्या आपस में ताल्लुक नजर आता है? नहीं, आप देखें कि पीडीएम तो वैसे भी जो बात करती रही है उसमें मरियम नवाज हो या मौलाना फजल रहमान, वो अपनी बात से फिरते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट से किसी भी मामले के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ये इस काबिल ही नहीं है कि हमसे इनसे बैठ के बात करें, और उन्हीं के साथ बैठ के बात की और पंजाब में बिला मुकाबला अपने सेनेटर्स मुंतखब करवाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल भी ये पूछा गया कि ये आपने क्या किया, क्या मियां नवाज शरीफ की इसमें रजामंदी शामिल थी, तो बिल्कुल लाजवाब हो गई, उनके पास उसका कोई जवाब ही मौजूद नहीं था।
और दूसरी तरफ एक ये बात देखने में आई है कि आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई भी प्रेशर नहीं डाला, जबकि हम पिछले वक्तों में देखते रहे हैं कि जजेस साहिबान को टेलीफोन करके इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आप इस तरह सज़ा दे दें, इतनी सज़ा कर दें, इतना जुर्माना कर दें, और आगे से भी उनको बड़े वेलकमिंग किस्म के रिमार्क्स देखने में मिलते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपस में कोई इस बात में ताल्लुक है। ठीक है, गवर्नमेंट का राइट बनता है कि वो अदालत में जाएं, अदालत से जाके ही रिलीफ लेना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको जो इदारे हैं उनको मानना चाहिए कि जो एक इदारे की पावर है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है उसके ऊपर अमल किया, और उसके आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स मौजूद है जहां जाके आप अपनी दादरसी कर सकते हैं। दूसरी, जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप देखें कि जो लोग एक दूसरे का पेट फाड़ के उनको घसीटना चाहते थे सड़कों के ऊपर, काला कोट पहन के इसी यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ कोर्ट में जाते थे, उनको सपोर्ट कर रहे। तो ये क्या एक गोरख धंधा है? पाकिस्तान में जो सियासत है ये बिल्कुल एक गोरख धंधा है कि जहाँ अपने मफादात आते हैं ये बिल्कुल वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और जहाँ पे आवाम के मफादात आते हैं ये आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। आवाम हर दौर में पिसती है, हर दौर में बिजली के महंगे बिल देती है, गैस के महंगे बिल देती है, महंगाई का सामना करती है। ये सब उनको सुहाने ख्वाब दिखाते रहते हैं, लेकिन असल में जो है वो अपनी जेबें भरते हैं। बड़ी अभी उसके साथ ये कहते हैं कि मैं ये तो हमजा शहबाज ऐसे तकरीर कर रहे थे जैसे ये अदालत से बरी होके आए हैं। भाई अभी तुम्हें ज़मानत मिली है, तुम्हारे ऊपर जो केसेस हैं इतने बड़े बड़े केसेस हैं और उसमें ट्रांजैक्शंस इतनी बड़ी बड़ी, उनका आप हिसाब दें। जो पाकिस्तान की टैक्स मनी, गरीबों का पैसा आपने चोरी करके लंदन में और दुनिया भर में महल बनाए हैं और अय्याशी करते फिरते, उसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। जी ठीक है, जो महल बनाया उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। मोना, आपको क्या लगता है किस जमात के लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकती है? और जो गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी कैंपेन की जा रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सेनेट इलेक्शन में, क्या हॉर्स ट्रेडिंग पर काबू पाया जा सकेगा या कुछ सरप्राइजेस एक्सपेक्टेड है? सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो फैसला महफूज कर लिया है अब इस हवाले से। अब वाकई अब देखने वाली बात है ये कि, लेकिन अब देखें, अगर आप पूछें कि किसका पलड़ा भारी होगा किसका नहीं होगा, अब पंजाब की मिसाल सारे हमारे दोस्त कोट कर चुके हैं, बिला मुकाबला एक दूसरे के सेनेटर्स जितवा दिए। मुझे लगता है वफामत का जितना मुजाहरा हुकूमत ने किया है उतना ही मुजाहरा अपोजिशन ने भी किया है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स वहां से विड्रॉ किए थे। वो बेशक जितना मर्जी बोलें कि हमने जी नून लीग के फेवर में किए हैं क्योंकि हम बतौर पीडीएम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आप देखें इसका जो ओवरऑल फायदा है या इसका जो एक कंबाइंड एडवांटेज है वो तो सबको मिला है ना। वो तो पीटीआई को भी मिला है, काफ लीग को भी मिला है, और काफ लीग का बहुत अहम किरदार था इन तमाम नेगोशिएशंस में। मुझे ये लगता है जो अभी तक बात समझ आ रही है कि सूबों में तो देखें, मुझे लगता है कि ये मामला इस तरह से चलेगा और जितना ये ठीक होगा कि ठीक है, ये बात है कि जितना जिसका हक है, जितने जिसके नंबर बनते हैं, सीट्स जितने सेनेटर्स बनते हैं जिस सूबे से, उतने उसको मिल जाए। लेकिन अगर आप पसिफ पर्दा इतने ही आपस में आपके अच्छे रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, तो लोगों को क्यों आप लोगों ने आगे लगाया हुआ है? लोगों को क्यों आप लोगों ने एक दूसरे की गर्दनों पे लोगों को आप लाए हुए हैं कि नहीं ये इसका है, ये नून लीगी है, ये इंसाफी है, और ये है ये ज्याला है पीपल्स पार्टी का, यहाँ पर मारो इसको तोड़ो। आपस में लोग दस्तो गिरबा हुए हैं इन्हीं सियासी रंजिशों की वजह से, और आपस में ये जो सियासी जो असल लीडरान है, आप देखें इनके बीच में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। करें 100% करें, लेकिन इस तरह से आवाम को भी आप प्लीज ये ऐसे उनको आप ना पागल बनाएं कि आवाम को आपने एक अलग लाइन पे लगाया हुआ है, असल जो आप करते हैं वो बिल्कुल कुछ और होता है। ये दोनों के लिए बात उसी तरह से लागू होती है। सिंध में इस वक्त आप देख लें टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत शदीद इख्तलाफात आए थे तहरीके इंसाफ में, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो पीडीएम साथ मिलकर लड़ रही है इस दफा का इंतखाब, वो यकीनन मुझे लगता है कि उनको इस बात का एज देता है। जमात इस्लामी जो कि पीडीएम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने भी मफामत कर ली है पीडीएम की जमातों के साथ खैबर पख्तूनख्वा में। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो जो खटक ब्रदर्स वगैरह का एक जो मामला हुआ है, वहां पर इवन प्राइम मिनिस्टर गए हैं और वो तमाम चीजों की थोड़ी सी फेंस बेंडिंग करने के लिए। तो ये चीजें तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। मुझे लगता है सूबों में ये इसी तरह से आपसी मफाहमत के साथ काम लेंगे, और असल जो कॉन्टेस्ट होगा वो यहाँ कौमी असेंबली में होगा बिटवीन यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख साहब। यूसुफ रजा गिलानी साहब के भी मैं बावसूख तौर पे बताती हूँ कि अच्छे रवाबित हैं हुकूमत के काफी लोगों से, बिलखुसूस जो मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले, और जहांगीर तरीन साहब के साथ भी अच्छी बातचीत है यूसुफ रजा गिलानी साहब की, जो कि वो क्लेम भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से हुकूमत भी क्लेम कर रहे हैं कि हफीज शेख साहब को ज्यादा वोट्स पड़ेंगे, जितने उनके हैं उससे ज्यादा वफाक में ज्यादा वोट्स पड़ेंगे जितने उनके हैं, क्योंकि उनके रवाबित अच्छे हैं। तो असल कॉन्टेस्ट जो है वो कौमी असेंबली में होगा, सूबाई असेंबलियों में नहीं होगा।
ठीक है, सूबाई असेंबलियों में नहीं होगा, कौमी असेंबली में असल कौन। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।